प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। तो स्टूडियो में मौजूद हैं केसी त्यागी जी, महासचिव हैं जेडीयू के, राज्यसभा सांसद भी हैं, संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के, और जय पांडा साहब हैं, सांसद हैं बीजेडी के। जय पांडा साहब इसलिए भी हैं कि आपका अखबार में एक लेख है कि राज्यसभा के अधिकारों में कटौती की बात को लेकर हम उसी से शुरू करेंगे और सेकुलर शब्द के दुरुपयोग और सदुपयोग पर भी बातचीत कर लेंगे। पांडा साहब, कई बार ऐसा लगता है कि हमने देखा है हमारी राजनीति ने कई बार अल्पमत में बड़े बड़े फैसले लिए हैं। क्या इस अल्पमत और बहुमत संख्या से घबराकर या संख्या को कुचलने के इरादे से ये बात सामने आ रही है या जरूरत बताई जा रही है कि राज्यसभा के अधिकारों में कटौती करने की जरूरत है? क्यों आप ऐसा लिखते हैं और क्यों आप ऐसा सोचते हैं सर? देखिए, मैं राज्यसभा में 9 साल सदस्य रहा और अभी लोकसभा में 6 साल रह चुका हूं, और इस मुद्दे पर मैंने कुछ 4-6 बार लिख चुका हूं अखबारों में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ या किसी के फॉर बोल रहा हूं। हमें इसको डिस्पैशनेटली देखना चाहिए कि लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि 2 सदन होना चाहिए, एक जिनका लोकमत है इस 5 साल के लिए, और दूसरा एक थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव से जो थोड़ा ब्रेक लगा सके, ताकि हम हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे कुछ कानून ना बनाएं, हम सोच समझ कर कानून बनाएं। लेकिन ये कहने के बाद हमें ये मानना होगा कि हमारे भारत के संविधान में जितने चेक्स हैं, जितने ये और कोई लोकतंत्र में नहीं है। जैसे कि राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, वो जनता से डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोई भी बिल को वो रोक सकता है, मनी बिल छोड़कर। लेकिन अगर आप देखें, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर मॉडल हुआ था यूके का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस तरह का पावर्स थे 1911 तक, और 1911 और 1949 में इनको बदला गया। और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फंक्शन है कि कुछ लेजिस्लेशन को वो स्लो डाउन कर सकते हैं, 1 साल के लिए उसको रोक सकते हैं, लेकिन परमानेंटली रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका फैसला हुआ कि जिनको मतदान मिला हुआ है वो गवर्नेंस करने के लिए उनको फ्री हैंड होना चाहिए, थोड़ा स्लो करके। और ये सिर्फ यूके का नहीं है, इटली में पिछले महीने उनका अपर हाउस का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इसी हिसाब से। और जो कोई दूसरा सदन का पावर होता है परमानेंटली बिल रोकने के लिए, वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि यूएस का सेनेट। तो मैंने 2 ऑप्शंस को दिया, या तो हम राज्यसभा को डायरेक्टली इलेक्टेड कर दें, नहीं तो उनका यह परमानेंट वीटो उठाकर थोड़ा स्लो डाउन करने का पावर रखें, लेकिन ऐसा परमानेंट वीटो ना रखें। ठीक, त्यागी जी आपसे। राज्यसभा पांडा साहब का संदर्भ ये भी है कि बहुत सारे बिल लटक जाते हैं, हमको पढ़ने को मिलता है कि बहुमत किसी और की है, तो जो चुनी हुई सरकार बिल ला रही है उसको यहाँ पास नहीं होने दिया। राज्यसभा में जब पांडा जी आपने प्रवेश किया था, तो उसके मुख्य द्वार पे संस्कृत में महाभारत का एक श्लोक शायद नहीं पढ़ पाए होंगे, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, जिस सभा में वो वृद्ध न हो वह सभा नहीं होती। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि वृद्ध नहीं होने चाहिए, वृद्ध तो चुन के भी आ सकते हैं। दूसरा अयंगर साहब का मैं बताता हूं, संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर। उन्होंने आप ही जैसे साथियों के लिए लिखा था कि जल्दबाजी में बनाए गए विधान पर नियंत्रण रखने के लिए अतिरिक्त संघ के घटकों को प्रतिनिधित्व का एक मंच भी है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशिष्टता प्राप्त राज व्यवस्था के संघीय स्वरूप को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो उसने कहा है कि हम उसे एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, नोट कीजिए आप, जिसमें हम जल्दबाजी की किसी कार्रवाई में, जो आपने भी लैंड एक्विजिशन एक्ट पे की थी, किसी कार्रवाई में विलंब कर सकेंगे। ये अथॉरिटी पर ये सर, ये अभी पांडा साहब ने कहा कि वो इसको स्वीकार करते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में कानून ना बने, इसीलिए राज्यसभा की जरूरत है। पर उनका कहना है कि जो सरकार चुन कर आ रही है उसे कानून बनाने का एक निर्बाध अधिकार होना चाहिए। ये ना हो कि वो जो कानून बनाए राज्यसभा उसको रोक दे, जैसे वीटो कर दे। 1971 में 2/3 के बहुमत से श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आई थी और उसने आपातकाल लागू कर दिया था, तो उस आपातकाल को भी राज्य
राज्यसभा से स्वीकृति मिलनी आवश्यक थी। मिली भी थी। उस समय राज्यसभा में अगर हमारे जैसे लोगों का बहुमत होता तो आपातकाल लागू नहीं होता। तो ये जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा बहुमत के सारे फैसले ठीक हों और लोक कल्याणकारी हों, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा है। आपातकाल में पता नहीं क्या की स्थिति में जेल में था, और अगर राज्यसभा में बहुमत हुआ होता तो मैं जेल नहीं त्यागी जाता। जी, अभी पांडा जी ने जो उदाहरण दिया है, इटली का उदाहरण दिया है, सेनेट का उदाहरण दिया है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उदाहरण दिया है कि 11 और 49 में उसकी ताकतों को कुछ अपवादों को छोड़कर 1 साल तक सीमित किया गया है। अगर सरकार जीएसटी लाना चाहती है या कोई और बिल लाना चाहती है, अगर आप अनिश्चित काल के लिए रोक दें और उसे पास ही ना करने दें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मैं आपको बताऊं, आप तो मेरे से ज्यादा विदेश जाते हैं। एक बार कंजर्वेटिव पार्टी का बहुमत नहीं होता है, ना के बराबर है, बहुत संक्षिप्त है, और जो लेबर पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसके उस दिन 5 एमपी मतदान के समय गैर हाजिर हो जाते हैं। और जब मतदान की नौबत आती है तो लेबर पार्टी के मतदान के कम होने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी का जो हेड है वो अपने 5 एमपीज को एब्सेंट करा सकता है। आपके यहाँ हो सकता है जहां दिन में 2-2 बार दल बदल होते हों, जहां पर एक महीने तक दल बदल की प्रक्रिया चलती रहती हो। अब रुक गई है सर, अब तो रुक गई है। नहीं, नहीं रुकी है, नहीं रुकी है। उत्तर प्रदेश में केसरीनाथ त्रिपाठी जब थे 1 महीने तक दल बदल चला था, जबकि दल बदल वनडे अफेयर है, वन टाइम अफेयर है। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केसरीनाथ त्रिपाठी जी के खिलाफ बड़ी सख्त टिप्पणी की हुई है, जो मैं टेलीविजन पर आपसे नहीं कह सकता हूं। इसलिए दोनों सदनों की अपनी एक गरिमा है, और आप इंडियन डेमोक्रेसी को यूरोप से नहीं कर सकते हो, क्योंकि पर आप उनका पॉइंट बताइए ना कि काउंटर कहां किया जाए। वो अगर देखिए आपकी आधी जितनी बातें आपने कही है उतनी आधी से ज्यादा बातों से तो वो सहमत नजर आ रहे हैं। गरिमा की बात से या चेक एंड बैलेंस के थ्योरी के बाद से वो सहमत नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वीटो करने का पावर राज्यसभा को नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा भी एक दौर आया है 1991 में, जब लोकसभा भंग हो गई थी और बजट पेश नहीं हो पाया था। उस समय शायद हमारे मित्र राज्यसभा में रहे होंगे। तो कई सांसदों ने ऐसे प्रयास किए कि जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो क्यों ना राज्यसभा को दे दी जाए। उस समय भी ये जो विभाजन रेखा डॉक्टर अंबेडकर के समय हमारे मूल नीति निर्धारकों ने तैयार की थी, उन्होंने कहा नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये काम जो है वित्तीय संसाधनों को जुटाने का, सरकार गिराने बनाने का, ये काम लोकसभा का है, राज्यसभा की उसमें कोई भूमिका नहीं है। आपकी ताजा तकलीफ जो है सो कॉल्ड रिफॉर्म्स को लेकर के है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, हम और आपकी भी शायद पार्टी थी, जब 2013 में हम सब लोगों ने मिलकर के लैंड एक्विजिशन पास किया था। और मैं जानता हूं आपके विचारों के बारे में भी, आप भी आर्थिक सुधारों की जल्दबाजी वाले हमारे मित्र हैं, इसलिए आपको लगा होगा। पांडा साहब आप जवाब दें, फिर मैं संबित भाई के पास जाऊंगा। जी, ये देखिए, मैं त्यागी जी का बहुत कदर करता हूं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं मैं कभी कहा नहीं। मैंने मानता हूं कि जल्दबाजी में कानून नहीं होना चाहिए, इसीलिए राज्यसभा का रोल होना चाहिए कि वो थोड़ा ब्रेक लगाएं। और वो जो लैंड एक्विजिशन बिल के बारे बोले, हम तो उसके खिलाफ थे, तो इन लोकसभा ऑल्सो वी वोटेड अगेंस्ट इट। लेकिन सुनिए, हमें ये मानना होगा कि हमारा संविधान में अभी जो है कि राज्यसभा परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है कानून को, वो पहले हुआ करता था 100 साल पहले अन्य देशों में। अभी ऐसा कोई एक भी लोकतंत्र नहीं है जिसमें दूसरा सदन अगर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो उसका परमानेंट वीटो है। सिर्फ जो डायरेक्टली इलेक्टेड हो उनका परमानेंट वीटो है, जैसे यूएस सेनेट में। नहीं तो दूसरा सदन हर कोई अलग लोकतंत्र में परमानेंट वीटो नहीं होता है, सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हैं। और जो उदाहरण त्यागी जी ने दिया वो सब 70 दशक का 80 दशक का जो दिक्कतें वो तो सॉल्व हो चुके हैं। आज का जो दिक्कत है उसको कैसे सॉल्व करें, और दुनिया में नॉर्म क्या है अगर हमें ना देखें तो मेरे ख्याल में हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा संविधान भी अभी त्यागी जी भूल गए शायद कहने में कि वो यूरोपीय और न जाने कितने देशों के मॉडल पर आधारित है। तो अचानक आप अपनी सुविधा से उन्हें खारिज करने के लिए नहीं कह सकते कि यूरोपीय उदाहरण देकर वो अपनी तर्क को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। पर संबित भाई, एक जो तर्क आया आपकी सरकार बनते ही, जब आप विपक्ष में थे
तब अरुण जेटली ये कहते हुए नहीं सुने गए कि राज्यसभा के पावर को में कटौती करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि एक जगह आपके पास बहुमत है और दूसरे सदन में नहीं है या कुछ दिनों तक नहीं हो सकती है वो बहुमत, तो आप उसके अधिकारों पर टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, है ना। जबकि आप उसी राज्यसभा का आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है, उसी राज्यसभा का सदस्य फिर उस चुनी हुई सरकार का मुखिया भी हो सकता है और उसका मंत्रिमंडल में सहयोगी भी हो सकता है। तो ये दो तरफा बातें हैं कि एक तरफ आप उस सदन के अधिकारों की कटौती पर विचार करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उस सदन के सदस्य होते हुए चुने हुए सदन के सदस्यों की तरह अधिकार भी रखना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? अधिकार रखना चाहते हैं मतलब जो लोकसभा जय पांडा साहब अगर लोकसभा के एमपी हैं, मंत्री बनते हैं तो उनके पास मंत्री बनने का अधिकार है। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप भी सेम अधिकार एंजॉय करते हैं, तो सदन के पास उस तरह का अधिकार की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम एक एकेडमिक विमर्श कर रहे हैं और इसमें एकेडमिक बिंदु 2-3 समझने की आवश्यकता है। नंबर 1, जय पंडा साहब ने और जिन लोगों ने भी ये एडवोकेट किया है, इंक्लूडिंग अरुण जेटली, उन सब ने कहा है कि बाइकैमरल सिस्टम होना चाहिए, 2 सदन होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो होना नहीं चाहिए वह है कि काओटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अफरा तफरी में गवर्नेंस को कहीं नुकसान पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे हमारा सरकार चलता है आज। जो हिंदुस्तान का संसद है वो वेस्टमिनिस्टर अर्थात हमने यूके से लिया है। उसमें एक सैल्सबरी एडिशन डॉक्ट्रिन है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसमें 2 लाइन है। उसमें है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन यूनाइटेड किंगडम अंडर विच द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं यहाँ, will not oppose the second or third reading of any government legislation promised in its election manifesto। यहाँ इलेक्शन मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आप देखिए, अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रॉमिस किया है और लोगों ने उस प्रॉमिस को देखते हुए उन्होंने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण सुधार बिल को समाप्त कर बदलने का प्रॉमिस किया था। मैं इसको बताऊंगा, मैं इस पे पहले एकेडमिक, चूंकि एकेडमिक है, इसको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस दे, फिर मैं भूमि पे भी आऊंगा। देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर वेस्टर्न जो पार्लियामेंट्स हैं उस पे भी ये डिस्कशन हुआ कि अगर पार्टी जीत के आती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो को वो लागू नहीं कर पाती है डायरेक्टली इलेक्टेड और बहुमत में आने के बाद भी, क्योंकि अपर हाउस रोकती है, तो क्या इसमें कुछ होना चाहिए? और इसका बड़ा उदाहरण देखिए, आपने चूंकि सांसदों की बात की, मैं बड़ा उदाहरण देता हूं। 1945 में लेबर पार्टी बहुमत के साथ, जैसे हम अभी बहुमत के साथ आए हैं, बहुमत के साथ यूके में आई। वहां एटले प्रधानमंत्री बने यूके के, मगर एटले के समय राज्यसभा में, उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मात्र 16 लोग लेबर पार्टी के थे, बाकी सब कंजर्वेटिव के थे। उसको हेड करते थे लॉर्ड एडिसन। मगर जो ऑपोजिट ग्रुप के, मतलब मान लीजिए कांग्रेस के, वहां के जो कंजर्वेटिव पार्टी के हेड थे वो सैल्सबरी थे। दोनों बैठे, एडिसन और सैल्सबरी बैठे, और सैल्सबरी ने कहा, हां, हम आपको रोकना नहीं चाहेंगे, ऐसा करेंगे कि जो भी कानून आप लाना चाहते हैं आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, हम अवरुद्ध बिना किए बगैर उसको पास कर देंगे। ये मैच्योरिटी हमारे यहां भी होना चाहिए, बैठ के चर्चा करनी चाहिए, वही आज कर रहे हैं आप। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब अरुण जेटली राज्यसभा में थे और वो काफी एकेडमिक सांसद हैं, ठीक है, और उसी के लिए वो पॉपुलिस्ट सांसद तो है नहीं, तो एकेडमिक सांसद तो हैं और उनकी खूबी है ये, उनका मतलब मजबूत इलाका है, तब तो उन्हें यह ख्याल नहीं आया। अचानक उस हाउस को ही अनइलेक्टेड लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बताने लगे। ये सच बात है कि वो अनइलेक्टेड लोगों का सदन है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोगों का। लेकिन जब आप बता रहे हैं तो ये बात आ रहा है कि आप खारिज कर रहे हैं। आपने एक अच्छा सुझाव दिया संबित इस बहस में कि मैनिफेस्टो में जो आपने प्रॉमिस किया है वो अगर आप कानून लाते हैं तो दूसरी या तीसरी बार अगर आप भेजते हैं तो सदन को उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये चर्चा थोड़ी आगे बढ़ती, ये ठीक बात है। लेकिन ये जो दोहरापन है कि आप पूरे हाउस के पावर को, उसी हाउस से होकर आप मंत्रिमंडल एंजॉय कर रहे हैं, उसी हाउस से आप प्रधानमंत्री का पद एंजॉय कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उस हाउस को इसलिए अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अनइलेक्टेड लोगों की चुनी हुई सभा है। नहीं, देखिए, 2 चीज देखिए, आप अगर आपने पढ़ा भी है जय पांडा साहब के पूरे आर्टिकल को, एक तरह से वो अनइलेक्टेड तो हम कहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड को अनइलेक्टेड कहते हैं, फैक्ट है। लेकिन जब आप वो भी इलेक्टेड है, कहते हैं तो यानी आप उसकी सीमा बता रहे हैं ना, उस हाउस की सीमा बता रहे हैं। मैंने आपको आरंभ में इसीलिए कहा कि द बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो यही है कि केओटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अफरा तफरी में एक रिवेंज के भाव को रखते हुए कि हम सरकार में चुने नहीं तो हम इनके मैनिफेस्टो को सच्चाई में
में बदलने नहीं देंगे, इस प्रकार का विमर्श को रोकने के लिए यह सुझाव दिया गया है। यहां कहीं भी ना यूके में ना इटली में सांसद के पावर को कम करने की बात कहीं नहीं है। सांसद तो सांसद है, उसके पावर को क्यों कम करना है? भाई, जब आप लोग विपक्ष में रहते हुए और उस समय की गलती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी गलती है, लेकिन जब आप 84 गिनाते हैं 2002 के बराबर, तो अब इसको भी झेलिए। जब आप विपक्ष में रहते हुए सदन दर सदन लोकसभा का बहिष्कार करते थे, और अब कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सदन दर कई सत्रों में लोकसभा के सत्रों का बहिष्कार करती है, तो ये जो बहिष्कार की प्रक्रिया है, ये जो बहस की प्रक्रिया है, इस पे आपका ध्यान नहीं जाता है। और आप क्या फिर हम एक दिन ये भी बात करने लगेंगे कि लोकसभा में चुनी हुई सरकार है, ये जो 42-45 लोग हैं, इनकी अधिकारों को सीमित कर दिया जाए ताकि हंगामा ना हो, ताकि बिल पास करने में कोई दिक्कत ना हो। चिंता यह है कि 5-5 मिनट में आप बिल पास करते हैं। आप नहीं, कोई भी सरकार का यह रिकॉर्ड है, सिर्फ आपका नहीं है। 2-2 मिनट का विधानसभाओं में तो पांडा साहब जानते होंगे, अगर इनके अध्ययन में भी आया होगा, इतनी हालत खराब है। चाहे वो, अगर आप वो रिकॉर्ड देखेंगे, तब जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब का भी रिकॉर्ड देख लीजिए, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनका भी रिकॉर्ड देख लीजिए, या अखिलेश यादव का भी रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो बहस में आती ही नहीं है वो सारी चीजें। लेकिन तब क्या हम ये बात करेंगे कि हंगामा होता है, बिल पास नहीं करने दिया जाता है, तो इस सदन का अधिकार कम कर देना चाहिए? तभी हम क्यों इसीलिए डाउट हो रहा है कि आप लोगों से घबरा गए हैं। आप हर जगह चाहते हैं कि बहुमत हो तभी काम करेंगे। नहीं बहाना। देखिए रवीश जी, आपका जो मूल प्रश्न नंबर 1 प्रश्न था कि राज्यसभा के सदस्यों को क्या, अगर उनका हम वीटो पावर कम करने की बात कर रहे हैं हाउस का, तो क्या इन सदस्यों को प्राइम मिनिस्टर, मंत्री इत्यादि बनने का अधिकार है, या उसमें भी कटौती होनी चाहिए? देखिए, एकेडमिक डिस्कशन यह भी हुआ है। आपको याद होगा, आर्टिकल्स लिखे गए थे यूपीए के शासन के दौरान कि क्या राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री रह सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे थे, आडवाणी जी ने तक इस पे कमेंट किया था, तमाम लोगों ने इस पे आर्टिकल लिखे थे। और आज भी जो हो रहा है, ये विमर्श हो रहा है। यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, अ वाइज मैन इज वन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलती से समझ लेता है। क्योंकि समझ रहे हैं नहीं साहब, मैं कह रहा हूं कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हमने फॉलो किया है यूके का। अगर हमने उनको फॉलो किया है, उनको रीडुप्लीकेट किया है, तो हमें वो सीखना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को अमेंड करते हैं समय के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें भी अमेंड करने की आवश्यकता है। त्यागी जी, अगर संबित की एक बात को मान लें तो ये बात मुझे ठीक लगती है, एक एंकर के नाते सबकी बहस सुनते हुए, कि अगर मैनिफेस्टो में अगर इन्होंने वादा किया है कि हम जैसे किसान आयोग लाएंगे, जैसे इन्होंने वादा किया था कि लागत अगर 100 रुपये है तो 50 रुपया ज़्यादा, यानी 150 रुपया कीमत देंगे। अगर वैसी लागत वादा किसानों को देने के लिए कानून लाते हैं और आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, तो क्यों ना उस बात को लेकर पास किया जाए, उस कानून को पास किया जाए। किसान इतने मर रहे हैं, सोयाबीन के किसानों को लागत नहीं मिला, धान के किसान परेशान है। रवीश जी, इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। अच्छा। जो किसान संगठनों ने की है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी पर, और पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र करके कि आपने कहा था कि एमएसपी प्लस 50% देंगे, तो आप क्यों नहीं दे रहे? इनकी पार्टी की नहीं, सरकार की तरफ से जो गया है जवाब सुप्रीम कोर्ट में, वो ये गया कि अगर हम ये सब काम करने लगे तो मार्केट खराब हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं, मैं संवित जी ने अच्छी बात की है, जो मैनिफेस्टो में लिखे उसको जो है कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। और उसमें राज्यसभा को बहुत अड़चन पैदा करने का अधिकार नहीं है। कहां उसमें अड़चन पैदा करे? जो मेरे मित्र पांडा जी कह रहे हैं, आप उदाहरण देके दर्शकों को शिक्षित कीजिए ना फिर, कि वो अगर तो पांडा जी, मैं आपकी पहली बहस के हिस्से में आना चाहता हूं। आप कहते हो अनइलेक्टेड हाउस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड यू आर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नॉमिनेटेड हाउस। आप में और सिंहदेव में क्या फर्क है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप नॉमिनेटेड हो मेंबर पार्टी के, ही इज आल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्टी। यू आर फॉर लोकसभा एंड ही इज फॉर राज्यसभा। तो जो बीजेडी का चुनाव घोषणा पत्र है, तो दोनों के लिए बराबर लागू है। नंबर 1, आप ऐसा नहीं रिडिक्यूल कर सकते हो that Singdev is less important than you, or you are more responsible to the house, to BJD। एक सेकंड, ये अच्छा एंगल है, लेकिन आप उस संबित का जवाब दीजिए ना। अगर वो, चलिए ठीक है, आपने वो एमएसपी वाली बात कह दी, अगर वो इतने तक कह रहे हैं, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया है उसे लागू करने का अधिकार चुनी हुई सरकार को तो मिलना ही चाहिए?
चाहे वो गलत है, उनका फैसला गलत है तो जनता देख लेगी कि इनका ये फैसला गलत है, वो मिलना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी के 71 के मैनिफेस्टो में, हाँ, जो मैंने पढ़ा है, हाँ, क्या उसमें था कि आपातकाल की घोषणा करेंगे? हाँ, लेकिन वो अगर मैनिफेस्टो का मैं कह रहा हूं कि उसमें नहीं था ना।